ठीक, आइए मौर्योत्तर काल। अच्छा फिर से ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन अभियान आईएएस के से जुड़े हुए हैं, उन सबों को पिछला अध्याय में मैंने मौर्य काल पढ़ाया था और मौर्य काल की समाप्ति के बाद आज जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है उसका नाम है मौर्योत्तर काल। ठीक है, और मौर्योत्तर काल आफ्टर मौर्य आज हम शुरू कर रहे हैं। मौर्य काल को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि मौर्य काल के पतन के पश्चात, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि भारत की राजनीतिक एकता खंडित हो गई। अर्थात मौर्यों के पश्चात ऐसा कोई भी शासक वंश नहीं आया जो उतने बड़े राजनीतिक भूभाग पर शासन किया हो। तो इस प्रकार मौर्यों के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता विखंडित हुई। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मौर्योत्तर काल विशेषकर भारत पर विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला के लिए भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा कमजोर हुई और उसका परिणाम हुआ कि भारत पर कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए। उन आक्रमणकारियों में जैसे शक, कुषाण, हिंद, यूनानी और इत्यादि प्रमुख थे। और इस प्रकार उन्होंने भी भारत में आकर एक साम्राज्य स्थापित किया, एक राज्य स्थापित किया। तो सवाल यह है कि मौर्योत्तर काल की राजनीतिक व्यवस्था को हम दो प्रकार से देखेंगे। एक जो है वो है विदेशी राज विदेशी राज या साम्राज्य, और दूसरा है देशी साम्राज्य। ठीक है, विदेशी साम्राज्य का संबंध है हिंद यूनानियों से। हिंद यूनानी जिसको यवन बोलते हैं, शक, पल्लव एंड कुषाण, ये चार विदेशी आक्रमणकारी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत में प्रविष्ट हुए और भारत में ही आकर ये पूर्णतः बस भी गए। और इन्होंने भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की भी स्थापना की। तो आपको मौर्यों के पश्चात भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रभाव और उनकी शासन व्यवस्था, ये सारी बातें पढ़नी होगी। और दूसरी ओर देशी राज्य जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सुनिए गौर से, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन? शुंग, कन्नव, शातवाहन, इक्ष्वाकु आदि। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे? ऐसे ही ये करके उस पर ये बना दीजिएगा आप लोग। हाँ तो बनाइएगा नहीं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जहां तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था का सवाल है, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर दो तरह के राज्यों का हम उदय देखते हैं। अर्थात मौर्यों के दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए, एक देशी और दूसरा विदेशी। देशी उत्तराधिकारियों में शुंग, कन्नौ, शातवाहन और वाकाटक प्रमुख है। और विदेशी उत्तराधिकारियों में हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण प्रमुख है। जानने के लिए स्रोतों को पढ़ा जाता है, जाना जाता है। अर्थात मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत लिखिए। मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत ठीक है, मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो प्रमुख स्रोत में पहला लिखिए मिलिंद पन्नु। पहला क्या है? मिलिंद पन्नु।
स्रोत में पहला है मिलिंद पन्हो। लिखिए, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप है। मिनांडर के बीच वार्तालाप है। ठीक है। दूसरा लिखिए, पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य तीसरा गार्गी संहिता, तीसरा गार्गी संहिता क्या, बस वही लिखिए ना आप, नहीं याद रखिए, आगे भी उल्लेख होगा इसका। तीसरा गार्गी संहिता लिखिए, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। आक्रमण का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला लिखिए, पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख, जिससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बेश नगर का लिखिए, इससे पता चलता है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस इससे पता चलता है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा बेस नगर में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई थी। इन नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। अगला लिखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक की रचना एक अज्ञात ग्रीक नाविक के द्वारा 115 ईस्वी के बीच किया गया था। ठीक है, ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व के द्वारा क्या 115 ईस्वी सन के दौरान भारत की व्यापारिक गतिविधियों का पता चलता है। देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा शक शासक रुद्रदामन
की उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा में लिखा गया यह पहला अभिलेख है। ठीक है, तो ये है तुम्हारे स्रोत। काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी के लिए ये सारे स्रोत आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इन स्रोतों के द्वारा आप इस इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, लिखिए विदेशी आक्रमण। लिखिए मौर्य काल के पतन के पश्चात भारत पर मध्य एशिया के कई जातियों के द्वारा आक्रमण किया गया। भारत के एक बड़े भूभाग पर इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र कायम किया, जैसे हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। कौन है? लिखो हिंद यूनानी, अंग्रेजी में इंडो ग्रीक, हिंदी में हिंद यूनानी और अंग्रेजी में इंडो ग्रीक कहते हैं इनको। समझ लीजिए, आप लोग आश्चर्य में थोड़ा पढ़ते होइएगा नहीं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी व्यक्ति कौन था? पढ़ाए है ना। आक्रमण करने वाला पहला यूनानी ईरानियों का हुआ था, उसमें डेरियस पढ़ाए थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जब किया तो आपको पता है कि सिकंदर एक विश्व विजेता था। भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं को उसने जीत लिया था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप वो मगध तक या बीच मिड इंडिया तक नहीं पहुंच सका, लौट गया और बेबीलोन में मर गया। उसका कोई संतान नहीं था। परिणाम स्वरूप उसके सैन्य अधिकारियों ने सिकंदर के क्षेत्रों को आपस में बांट लिया और सेल्यूकस सिकंदर के विश्व विजय के अभियान को पुनः पूरा करने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया। ये भी पढ़ाए हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे कहां रोक दिया? अफगानिस्तान में, कंधार, हेरात और मकरान। पढ़ाए कि नहीं? मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ। उधर सेल्यूकस के उत्तराधिकारी या यूनानियों के उत्तराधिकारी शासन सत्ता में बने रहे या नहीं भी बने रहे, तो मध्य एशिया में उनका प्रभुत्व कायम रहा। तो मध्य एशिया में जब प्रभुत्व उनका कायम रहा और भारत की राजनीतिक व्यवस्था जब चरमराई, जैसा कि हम पहले बताए हैं कि मौर्यों के बाद भारत की राजनीतिक एकता खंडित हुई और खासकर उत्तर पश्चिम भारत पर भारत के शासकों का नियंत्रण शिथिल हुआ। परिणाम स्वरूप मध्य एशिया की कई जातियों को भारत की ओर रुख करने के लिए वो तत्पर हुए। एक बात। दूसरी बात, इसके पीछे दूसरा जो कारण है वो मध्य एशिया की अपनी राजनीति है। उस समय मिडिल ईस्ट में विभिन्न, वो क्या बोलते हैं, कबीलाई, मध्य एशिया के विभिन्न कबीलों के बीच सत्ता की स्थापना के लिए परस्पर संघर्ष प्रारंभ हो गया और उस संघर्ष में जो जाति पराजित यानी जो कबीला पराजित हुआ वो वहां से विस्थापित हो गया। क्या हो गया? नहीं, और विस्थापन की इस प्रक्रिया में वो आगे की ओर बढ़े, भागे, और भागे, जहां कमजोर मिला वहां
पकड़ लिए। और उस समय भारत की स्थिति राजनीतिक रूप से मौर्यों की अपेक्षा कमजोर थी। पाटलिपुत्र का बैठा हुआ शासक वो प्रभाव नहीं छोड़ रहा था जो मौर्य छोड़ते थे। परिणाम स्वरूप भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक के बाद एक कई मध्य एशियाई जातियों का हमला हुआ और धीरे धीरे वो इंडिया में प्रवेश कर गए। जहां तक आगे बढ़ सके बढ़े, रुक गए, वहीं उनका शासन स्थापित हो गया और राज्य करने लगे। लौट के कहां जाएंगे? आज भारत को ही अपना घर बना लिया। आया समझ में? हिंद यूनानी इसलिए इनको कहा गया कि ये मूलतः कहां के थे, लेकिन भारत आने के बाद भारत में ही रच बस गए। ठीक है। अगर आज भी भारत में निवास करने वाली सभी जातियों के आनुवांशिकता को यदि साइंटिफिकली रिसर्च किया जाए तो किसी न किसी नस्ल उनका छाप दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य काल के पश्चात भारत की सामाजिक संरचना में जबरदस्त परिवर्तन। समझ गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लेकर जो कंसेप्ट पहले था वो बाद में बहुत परिवर्तित हुआ और अनेक उपजातियां निर्मित हुई। ठीक है। तो पहला का नाम हिंद यूनानी लिखना शुरू करो। और भी कुछ पूछना है जी? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हिंद यूनानी शासक था डिमेट्रियस प्रथम। प्रथम समय 183 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक हिंद यूनानी शासक कौन था? डिमेट्रियस प्रथम। लिखिए, उसने पंजाब पर विजय प्राप्त किया और साकल को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? साकल। साकल को आज किस नाम से जानते हैं? सियालकोट। आ गया समझ में? पैराग्राफ चेंज करके लिखना, कुछ ही समय बाद हिंद यूनानियों की एक अन्य शाखा ने, कुछ ही समय बाद हिंद यूनानियों की एक अन्य शाखा ने यूक्रेडाइटिस के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया